So, I'll tell you something which is very very important, which will be very very useful for everyone. बट आपको जो सवाल भी करना है ना, तो आप यू कैन टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स में ना, यू कैन टाइप जो क्वेश्चन भी अगर कुछ स्पेसिफिक करने हैं तो फिर आप लिख सकते हैं. अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल इनटू न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम. अच्छा, किसी ने खर्राटे सुने ऑफ समबडी? बिकॉज यू कांट हियर इट योर खर्राटा, तो आपको नहीं सुनाई देगा ना. तो खर्राटे सुना है ना? खड़े हुए बंदे के खर्राटे सुने? स्टैंडिंग पर्सन नहीं. बैठ के सिटिंग पर्सन का खर्राटा सुना है? लेटे हुए का ही सुना है ना. देखो, बैठ के कोई सो गया ऐसे करके हो गया, फिर तो एक अलग बात है. बट यूजुअली व्हेन यू स्लीप ओनली देन दिस हैपन्स. तभी ये होता. ऐसा क्यों? खड़े हुए इंसान को खर्राटे क्यों नहीं आते? स्टैंडिंग पर्सन लेटने पे आते. ऐसा क्यों? व्हाई इट इज सो? इसका मतलब कुछ तो बदलता है. समथिंग चेंजेस व्हेन यू लाई डाउन, इज इट इट? जब आप लेटते हैं तो कुछ बदलता है ऐसा, जिसकी वजह से ये खर्राटे आने शुरू होते हैं. हाँ हाँ, वो आपको मिल जाएगा पर्सनलाइज. डोंट वरी अबाउट दैट. वो आपको आपका पर्सनलाइज मिल जाएगा. वो सब ग्रुप की बात है. आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं. तो देर इज समथिंग विच चेंजेस. कुछ बदलाव होता है. पर ये बदलाव क्या था? व्हाट इज द चेंज दैट हैपेंस? द वे यू ब्रीथ चेंजेस. खड़े होके आपकी सांस अलग आती है. यू ब्रीथ डिफरेंटली. while sitting it's a different kind of breath. while lying down, लेटे लेटे एक अलग तरीके की सांस आती है. ओके, नाउ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. इसको अगर समझने की कोशिश करें, सो टू एक्टिवेट योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए इनहलेशन इनहलेशन थोड़ा जोर का होना चाहिए. ठीक है ना? आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए इनहलेशन शुड बी अ लिटिल विथ अ लिटिल फोर्स. थोड़ा जोर का होना चाहिए. पर जब आप खड़े हैं, then your inhalation is pretty easy, because body wants that and body does that and it is easy. when you are lying down, जब आप लेटे हैं, तो आपका बॉडी जो है उसके लिए एक्सलेशन इजी हो जाता है. एक्सलेशन इज इजी. सो वॉट एवर इज इजी, जो भी आसान है वो ज्यादा कर पाता है ये शरीर. तो लेटने में एक्सलेशन जो है की तरफ में बहुत आसानी से होता है. इनहेलेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट. और कभी भी इसके बीच में, यानी कि बॉडी की रेस्टिंग कैपेसिटी होती है आपके शरीर की, कितनी आसानी से आप रिलैक्स कर सकते हैं. अगर वो डिफिकल्ट है, रेस्टिंग कैपेसिटी, रिलैक्सिंग एबिलिटी अगर कम है, उस टाइम पे खर्राटे आपको आएंगे.
और ये हर एक इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है व्हेन द एनर्जी ऑफ बॉडी गोज लो और यू बिकम टू मच टायर्ड। जब आप बहुत थक जाएंगे तो खर्राटे आते हैं, हाउसएवर स्लो और हाउसएवर फास्ट। लेकिन ज्यादा कब आएंगे, ज्यादा आपको ये अनुभव कब होगा या सामने वाले को कब अनुभव होगा, जब आप थक जाएंगे, व्हेन एनर्जी इज वेरी लो। जब बहुत थक जाएंगे, एनर्जी ज्यादा खर्च हो गया, उस समय पे खर्राटे आते हैं। सो वाइल standing and while lying down, the way we breathe changes, the energy flow actually changes। आपका शरीर का ऊर्जा का फ्लो बदल जाता है। ऐसे में शरीर को अगर आपको हल्का करना है ना, तब इन दोनों के परे जाना पड़ता है, स्टैंडिंग एंड लाइंग डाउन। सो विपरीत करनी करनी पड़ती है। व्हाट इज विपरीत करनी? लेग्स अप हेड डाउन, पांव ऊपर होने चाहिए स्लैंट में, पांव के नीचे 3 तकिए कुशन, कमर के नीचे 2 तकिया, सिर ऑन द फ्लैट सरफेस। अगर ऐसा काम करेंगे तो आपके शरीर को ना हल्का महसूस होने लग जाएगा। एंड यू कैन डू इट फॉर अप टू 40 to 48 मिनट, 1 घंटे भी कर सकते हैं आप। बट एटलीस्ट 20 मिनट्स, 20 से 25 मिनट तो करना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक, 2 से 3 बार एक हफ्ते में करना चाहिए। तो अगर ये 2 से 3 बार आप हफ्ते में ये स्लांटिंग विपरीत करनी करेंगे, इफ यू डू दिस, तो जिनको भी कमर में बहुत दर्द है ना, स्पाइन का इश्यू है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल इश्यू है, रीढ़ की हड्डी का कोई भी इश्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम हिप अप टू सर्वाइकल, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, इसमें आराम मिल जाता है। इमीडिएटली किसी को कमर में दर्द है, उल्टा लेट जाओ, आराम मिल जाएगा। इट ऑल्सो रिलैक्सेस योर ऑर्गन्स। किडनी का इश्यू जिनको है उनको तो करना ही चाहिए। हर एक ऑर्गन को रिलैक्सेशन देता है ये प्रोसेस विपरीत करनी। तो जिनको भी न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम है उनको विपरीत करनी, लेग्स अप हेड डाउन, पांव ऊपर सिर नीचे, बॉडी को ऐसे उल्टा लेटाना चाहिए जरूर। पांव के नीचे 2-3 कुशन रख लो, कमर के नीचे 2 रख लो और हेड डाउन। तो इसको अपने प्रैक्टिस में आपको लेके आना चाहिए, प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए। इफ यू कांट डू एवरी डे, अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार तो मिनिमम कर लेना चाहिए। पोजीशन बहुत सिंपल है ना, पांव ऊपर सिर नीचे, स्लैंटिंग है ना, पांव ऊपर होने चाहिए, सिर नीचे होना चाहिए, पांव के नीचे 3 कुशन लगा लो, कमर के नीचे 2 कुशन लगा लो, सिर नीचे होना चाहिए। सो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए, है ना। पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ अ किडनी इश्यूज, किडनी का फिल्टरेशन यानी आपके बॉडी का डिटॉक्स, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो डू अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा लंबा करेंगे, जैसे मैंने बताया 40 to 48 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन कीप लाइंग डाउन फॉर 40 to 48 मिनट्स। एक मंडल, दैट इज 1 मंडला। तो ये आप करिए। और अष्टांग चिकित्सा में हमने ऐसा ही सर्वांगासन के रूप में भी आपको बताया हुआ है ना। सर्वांगासन कैन नॉट बी डन, सर्वांग मुद्रा जो है इट कैन नॉट बी डन बाय एवरीबडी, मगर सपोर्ट लेके ऐसा स्लांट अगर लेट जाएंगे, पांव ऊपर सिर नीचे, यू कैन पुट योर लेग ऑन बेड और ऑन वॉल, दीवार पे भी लगा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। नाउ
यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे अगर मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगा देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स. सो यू कैन आस्क योर मेंटर इन द ग्रुप, वो आपको बता देंगे कैसे करना. So it was never told because it is there in your module. आपके मर्म विन्यास में ये ऑलरेडी है. नाउ दिस इज वन थिंग. विपरीत करनी, इसे कहते हैं विपरीत करनी. देर आर मेनी वेज इन विच विपरीत करनी कैन बी डन. विपरीत करने का मतलब होता है अपनी एनर्जी फ्लो को चेंज करना, उल्टा करना. द वे इट इज हैपनिंग यू मस्ट चेंज इट टाइम टू टाइम. अदरवाइज अगर आप अपनी एनर्जी फ्लो को नहीं बदलेंगे देन यू विल लिव योर लाइफ लाइक अ रोबोट. केवल अपनी टेंडेंसी, अपने कर्म को ही आप जिएंगे. कोई फ्रीडम नहीं होगी लाइफ में. लाइफ में ज्यादातर लोग अपने कर्म को ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो सोचते नहीं थी हमारे को. देखो पूरा का पूरा वेस्ट, सबसे ज्यादा फ्रीडम की कहानी कहां पे होती है? पाश्चात्य दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज. और वो बिल्कुल रोबोटिक तरीके से जीते. ज्यादातर पाश्चात्य दुनिया रोबोटिक तरीके से जीते. दे हैव नो फ्रीडम बट दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम द मोस्ट. तो अगर आप विपरीत करनी अपने जीवन में लेके आए, जैसे आप एवरी डे यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सेम तरीके का भोजन करते हैं, तो आपको भोजन बदलना चाहिए कभी. ठीक है ना? तो अपने पसंद की चीज खाते हो ना, कभी कभी अपने जो पसंद में नहीं है वो खाओ. In India, we have put this aspect in the culture, in the tradition, in the lifestyle itself. ऐसे बहुत किया जाता था. जब हफ्ते में एक बार चीनी छोड़ दो जी, या नमक छोड़ दो, या बोलो नहीं, बोलना नहीं है, और जस्ट रिपीट वन मंत्र थ्रू आउट द डे. अग्नि के पास बैठे रहो. गर्मी में अग्नि के पास में बैठे रहो. ठंड में कपड़े मत पहनो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स. जो मन नहीं है वो खाओ. जिससे शरीर को तकलीफ है वो करो. गो विजिट सम टेम्पल विच इज हायर अप, जो पहाड़ के ऊपर है, और चल के जाओ, लेट के जाओ, 108 सूर्य नमस्कार करो, और बोलते जाइए. मैं बताता जा सकता हूं, ऐसी बहुत चीजें हमने अपनाई. ठीक है? अपने दुश्मन को गले लगा के आओ. ये सब विपरीत करनी है. आप अपनी लाइफ के पैटर्न को तोड़ते हैं. आजकल की भाषा में ये लाइफ का जो पैटर्न बना, इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट. पर भाषा, शब्द बोलने से तो कोई ठीक नहीं हुआ. डायबिटीज बोलने से तो 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ. कितना ज्ञान देते ना. रूमेटाइड बोलने से तो एक भी रूमेटाइड का पेशेंट ठीक नहीं हुआ. तो शब्द बोलने से ठीक नहीं होते, उसको समझना पड़ेगा, तब आपको पता चले. तो आपका पैटर्न जो बना हुआ है एनर्जी का, उसी को कर्म बंधन कहते हैं. आपको मालूम है कि आप एक स्थान पे अपने घर में रहते हैं तो एक तरीके की ही थॉट प्रोसेस आती है आपको, पर आप समझ नहीं पाते कि अरे कोई परेशानी तो है नहीं, मगर फिर भी मन परेशान है.
अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो स्थान है उसके साथ आपका कर्म बंधन, ऋणान बंध हो गया। ऋणान बंध 10,000 साल पुराना शब्द है। क्वांटम एंटेंगलमेंट शायद 10 साल पुराना शब्द होगा, मगर दोनों ही सेम मीनिंग है। क्वांटम एंटेंगलमेंट शायद इतना विशाल मीनिंग नहीं है जितना ऋणान बंध का है। ठीक है, ऋणान कहते हैं, ऋणान बंध, RUNAN। देखो ये सब याद करने से कुछ भी नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इट, मैं आपको बता रहा हूं क्या है ये, वो समझने से होगा। तो आपके जीवन का पैटर्न हमेशा बन जाता है। आप नई जगह में जाएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, फिर पैटर्न बन जाएगा, ऋणान बंध बन जाएगा। किसी के साथ में रहते हैं, रोज लड़ाई हो, तब भी ऋणान बंध बन जाता है। हाँ, मियाँ बीवी हैं, रोज लड़ाई हो रही है, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। अब जाएंगे तो याद आएगी भी, ऋणान बंध, ये ऋणान बंध है। ये ऋणान बंध का ही एक फॉर्म ग्रेविटेशन है, मालूम है आपको? गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं, ये फंडामेंटल है ऋणान बंध का। गुरुत्व मतलब जिसमें भी भार है, मैटर है, एक मैटर दूसरे मैटर को खींचता है, ये फंडामेंटल है ऋणान बंध का। और ऋणान बंध जैसे ही बनेगा, ऋणान बंध वो चीज है जिससे कि आप केवल और केवल अपने टेंडेंसीज को ही अनुभव करते हैं और एक्शन में लेके आते हैं। जो सही होना चाहिए उस टाइम पे, अप्रोप्रिएटनेस है, वो नहीं लेके आते। ठीक है ना? जो अप्रोप्रिएटनेस है, यानी कि उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, इसको भारतीय संस्कृति में धर्म कहा जाता है। अप्रोप्रिएटनेस को धर्म का, देखिए आपको अभी आपने धर्म को भी एक अंग्रेजी वर्ड रिलीजन के साथ में जोड़ रखा है ना, तो जरा इसको टेस्ट करके देख लो। स्वधर्म, स्वधर्म, दूसरा पारिवारिक धर्म, तीसरा सामाजिक धर्म, और भी बहुत हैं मगर 3 पकड़ते हैं। धर्म की जगह रिलीजन डाल दो, क्या फिट आएगा? स्व रिलीजन, पारिवारिक रिलीजन, सामाजिक रिलीजन। कैसी बातें करते हैं, धर्म रिलीजन कब से हो गया? धर्म इज अप्रोप्रिएटनेस। उस समय आपको क्या करना है, अगर धर्म आपको समझना है तो थोड़ा आप महाभारत पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि महाभारत में एक ही इंसान है जो धर्म पालन कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा। ओनली वन पर्सन। इट मे नॉट फिट इन टू योर आइडिया ऑफ right and wrong, but he is the only person who is doing dharma, nobody else, and that is Shri Krishna. पूरे महाभारत में केवल एक इंसान धर्म कर रहा है और सब अधर्म कर रहे हैं, कोई भी हो चाहे, because only that person is free from karmic entanglement. ऋणान बंध से वो फ्री हैं, इसीलिए he is doing the most appropriate thing.
और हमें शायद पता नहीं चलता ना अभी मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या चीज सही हो, हमें नहीं पता चलता, हमें पूछना पड़ता है, हमें गूगल देखना पड़ता है मे बी, और गूगल को भी नहीं मालूम क्या है धर्म, बट देखना तो पड़ता है गूगल। क्या खाना है, हमें कहीं पढ़ना पड़ता है, किसी डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछना मुझे क्या खाना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। नंबर चाहिए कोई उनको, कोई टेस्ट बता दे उनको। सो मच एंटैंगल्ड इन वॉट एवर हैपन बिफोर। जो पढ़ा दिया, पढ़े हुए लिखे लोग, इसीलिए मैं कहता हूं बुद्धिमान नहीं होते हैं, पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं। हमेशा अपना राजा एक योगी चूज करो, एक मुक्त पुरुष चूज करो, ठीक है ना। हमेशा पढ़ा लिखा इंसान कभी मत चूज करना। क्या चूज करना? चरित्रवान, चरित्रवान चूज करना, कमिटेड बंदा चूज करो, मुक्त पुरुष चूज करो, साधु योगी साधक ऐसा चूज करो। पढ़ा लिखा इंसान पूरे देश को बर्बाद कर देगा। आप यही चीज अमेरिका और यूरोप में आप देखेंगे। अगले 15 साल के अंदर अमेरिका और यूरोप गरीब होने शुरू हो जाएंगे। अभी शुरू हो गया उनका, कहानी शुरू हो चुकी। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से न्यूज सुनेंगे तो पता चलेगा ले ऑफ चल रहे हैं वहां पे, नौकरियों से निकाला जा रहा है लाखों लाखों की तादाद में, और ये देश गरीब हो जाएंगे। अगले 15 से 20 साल में यूरोप और अमेरिका गरीब हो जाएगा, आप देख लेना। आप ये बात लिख के रखो, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा तो जस्ट वेट। ठीक है, तो वैभव कहां पे आता है? स्थिरता में आता है। जो चीज नहीं बदलती उस स्थान पे वैभव आता है ना। या फिर हम इसे कहेंगे, हाँ फेड अभी 25 तक प्रिंट करेगा डॉलर, फ्री का उसको फ्री रन है 2025 तक, उसका फ्री रन है। वो कह रहा है मरना ही है तो ठीक से मरे, खूब मार के मरे अपने आप को। तो दे विल डू दिस, अंधाधुंध प्रिंट चलेगा 2025 तक, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएंगे वो, विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यू विल सी। तो वैभव कहां जाता है? स्टेडी प्रोग्रेस, स्टेडी ग्रोथ की तरफ में वैभव जाता है, विच इज स्टेबल एंड ग्रोइंग, स्टेबल एंड ग्रोइंग। दोबारा से कह रहा हूं, ये सब चीजें आपको समझना है। आप समझेंगे, आपके आसपास को लोगों को समझाएंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। हमको अभी जो डिविएशन हो गया ना माइंड में, उसे निकल के आएंगे। और ये आपके शरीर के साथ भी इसका सीधा रिलेशन है, और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैभव, प्रॉस्पेरिटी कहां पे होती है? स्टेबल ग्रोथ, है ना, स्टेबल ग्रोथ, इसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ भी कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल कहां पे मिलेगा? समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी गॉट क्रिएटेड। कहां अट्रैक्ट हुई वो? जो लक्ष्मी निकली कहां अट्रैक्ट हुई? विष्णु से अट्रैक्ट हुई ना, विष्णु के पास गई ना। विष्णु क्या है? स्टेबल ग्रोथ को विष्णु कहते हैं।
दोबारा से समझिए, स्टेबल ग्रोथ को विष्णु कहते हैं। तो जब भी एक्टिविटी हो करनी हो आपको, आप स्थिर होके करें। कोई भी एक्टिविटी करनी हो, स्थिर होके करना है। हमारे देश में खड़े होके भोजन नहीं करते, मालूम है आपको? कैसे करते हैं? बैठ के करते हैं। खड़े होके आइडियली हम खाना भी नहीं पकाते थे, बैठ के पकाते थे, बैठ के खाते थे, बैठ के कोई काम करते थे। क्यों बैठ के काम करते हैं? क्योंकि खड़े होंगे तो आपकी इनहलेशन लंबी होगी, लेटेंगे तो एक्सलेशन लंबी होगी, बैठेंगे तो दोनों बराबर आएगा, समान होगा। साइंस समझिए, आपने अभी तक सूडो साइंस पढ़ा। साइंस के नाम पे क्या पढ़ा? छलावा। मार्केटिंग है साइंस आज के टाइम पे। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, मगर वो साइंस है। डायबिटीज बढ़ रहा है ना, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है। 100 साल में एक भी ठीक नहीं हुआ और बढ़ रही है प्रॉब्लम, इसको साइंस कहने लग गए हम। गलत बात है। क्या बीमारी बढ़ाने का नाम साइंस है? नहीं। तो आप साइंस समझो होता क्या, जीवन को जीने का तरीका ही साइंस है। साइंस का ही एक और या धर्म का ही एक ऑफशूट है साइंस। तो स्टेबल, आप जब स्टेबल एक्टिविटी करेंगे तो आपके बॉडी में टिश्यूज का सही ग्रोथ होगा। अगर सही ग्रोथ नहीं होगा तो उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर 12% के रेट से एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहा है। 10 से 15 साल में कैंसर एपिडेमिक हो जाएगा। तो फैशन से ज्यादा हमें धर्म समझना पड़ेगा, तभी हेल्थ आएगी ना। फैशन से ज्यादा आपको धर्म समझना पड़ेगा। जो आज साइंस आप कह रहे हैं उससे ज्यादा आपको धर्म समझना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटनेस समझना पड़ेगा। तो स्टेबल ग्रोथ यानी कुंभक कैसे करना है? अपने आप को स्थिर रख के करना। काम कैसे करना है? अपने को स्थिर रख के करना। ठीक है ना। चलते फिरते कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपके बॉडी में ग्रोथ का डिविएशन हो जाएगा, तो आपकी लाइफ हेल्थ सस्टेनेबल नहीं रहेगी। सस्टेनेबल ग्रोथ को या सस्टेनेबिलिटी को एक शब्द से हम जानते हैं, इसको कहते हैं सनातन। सनातन का मतलब होता है सस्टेनेबल। तो क्या आपको सस्टेनेबल इकोनॉमी चाहिए? हां, आज के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपको सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए? क्या आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चाहिए? क्या आपको सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए? अब सस्टेनेबल को एप्रोप्रिएट वर्ड से रिप्लेस कर दें। सस्टेनेबल की जगह क्या डालना है? सनातन। तो हमको सब कुछ सनातन चाहिए होगा, तभी सस्टेनेबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सनातन इज अ फॉर्मूला, धर्म इज अप्रोप्रिएटनेस, हिंदू इज एड्रेस। हिमालय और हिंदू सागर के बीच में एक गधा भी रहता है तो वो हिंदू गधा है। जैसे अमेरिका में एक गधा है तो वो अमेरिकन गधा है, तो भारत देश में जो रहता है वो हिंदू गधा है।
हिंदू इज एन एड्रेस। हिमालय एंड हिंदू सागर हिंदू बनाता है, यानी इसके बीच में जो रहता है वो हिंदू। अगर एक आम का पेड़ है इसके बीच में तो वो हिंदू आम का पेड़ है। तो हिंदू इज एन एड्रेस, धर्म इज अप्रोप्रिएटनेस, सनातन इज फॉर्मूला। देर इज नो रिलीजन इन आवर कंट्री, वी आर फ्री फ्रॉम रिलीजन। इसको ऐसे ही फ्री रखना है हमको। मगर ये हेल्थ में और ज्यादा अप्लाई करना है हमको, हेल्थ में अप्लाई करना है। वी नीड सस्टेनेबल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा डिटेरियोरेट हो रही है। तो कैसे काम करना है ये हमको समझ में आना चाहिए। जैसे बताया मैंने, एक चीज बताई, विपरीत करनी है आप सभी को, हफ्ते में 2 बार 3 बार करना है। दूसरा, ऑलवेज डू एक्शन व्हेन यू आर स्टेबल। जब स्थिर है तब काम कीजिए, अपने को स्थिर बनाएं। खाना भोजन बना रहे हैं, स्थिर बनाएं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको बैठना सिखाइए, स्टेबल बैठना सिखाइए, स्थिर बैठ के वो पढ़ाई करें। अभी कैसे करते हैं, ऐसे लेट के करते हैं ना, पेट के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, या ऐसे सोफा में लुढ़क जाएंगे, ऐसे पढ़ते हैं वो। फोन भी ऐसे ही देखते हैं। नाउ यू मस्ट टीच देम हेल्थ लाइफस्टाइल। हेल्थ का लाइफस्टाइल आपको सिखाना है। तो जब आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन बराबर हो तब आपको उस स्थिति में एक्शन करना चाहिए। इसी को कहते हैं संस्कार। क्या कहते हैं? संस्कार। नॉर्थ इंडिया में इसको संस्कार बोलते हैं, है ना। इसका एक्चुअल वर्ड है संस्कृति, समभाव, संवाद, संवेदना। हर चीज सम में है, क्योंकि हम इस तरीके से काम करते हैं ताकि हमारी हेल्थ ना बिगड़े, हमारा दिमाग ना बिगड़े। तो कब हम कैसे करते हैं? जब हमारी सांस बराबर आ जाती है तब हम कोई एक्शन करते हैं। क्या बता रहा हूं आपको? कोई बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं, शायद समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा आपसे कि आप समझ जाएंगे। ऐसे मान के चलिए मैं बीज बो रहा हूं, जिस दिन आप सही स्थिति में होंगे वो स्प्राउट हो जाएगा। ठीक है? तो लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो यूट्यूब में, गूगल में, इंटरनेट पे लाइफस्टाइल देखते हो ना, वो लाइफस्टाइल है नहीं, नाम दिया जा रहा है उसको। इसको हमारे देश में लाइफस्टाइल करेक्ट करने को संस्कार करना या संस्कारित करना बोलते थे। तो ये चीज गुरुकुल में ट्रेन किया जाता था। तो आपको कुंभक कैसे करना है? जितना स्थिर होके कर सके उतना स्थिर होके करें। आपको भोजन बनाना है तो कैसे करना? अपने को स्थिर रख के, है ना। अभी तो क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, फोन का वो ईयरफोन जो है कान में लगा हुआ है, साइड में वो फोन चल रहा है और फिर आप काम कर रहे हैं, है ना। या तो टीवी चल रहा होगा। चलिए, लेकिन अपने शरीर को तो स्थिर रखो। आइडियली तो अपने माइंड को अगर आप स्थिर रखेंगे तो वो भोजन जो है ना वो प्रसाद बन जाता, वो मेडिसिन बनता। मां के हाथ का खाना क्यों अच्छा होता है? ऐसा नहीं कि मां के हाथ का खाना टेस्टी होता है, लेकिन
मां अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। वो जो भाव है, जिस स्थिति में वो भोजन बन रहा है, वो स्थिति ही अपने आप में ऑस्पिशियस है, प्योर है, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। मगर सबके लिए ही ऐसा होना चाहिए हमारे भाव। अब आपको मैं थोड़ी एक एक करके स्टेप में कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। यहां पे आपको थोड़ा अपना दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। जीवन निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग किस चीज का है? सबसे छोटी जो लाइफ होती है उसका, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कीटाणु कहते हैं। जीवन निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग कीटाणुओं का होता है। अगर इस पृथ्वी से कीटाणु खत्म कर दिए जाएं तो हम 24 घंटा भी जिंदा नहीं रहेंगे। इंसान को खत्म कर दो तो पृथ्वी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है। कोविड में देखा ना, ऐसे ऐसे पक्षी देखे होंगे जो आपने नॉर्मली नहीं देखे। आ गए बेचारे। If you finish off human being, the earth would be very happy. Apart from human being, if you finish anything, कुछ भी खत्म करें, जीवन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। कीटाणुओं को खत्म कर दें तो 24 घंटे भी लाइफ नहीं चलेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जीवन को अच्छा रखने में किनका हाथ है? कीटाणुओं का हाथ है। आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं, सेल्स हैं, उससे 3 गुना ज्यादा कीटाणु हैं। आपके शरीर में 100 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं और 300 ट्रिलियन कीटाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चुनाव कराएंगे ना तो कीटाणु जीत जाएंगे चुनाव। और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। इंसान जैसा कुछ होता ही नहीं है, केवल कीटाणु होते हैं। ये तो इंसान अपने ही दुनिया में छलावा कर रहे हैं। अच्छा, आपके शरीर में इतने कीटाणुओं को रहने की जगह है क्योंकि कीटाणु अपने आप में नहीं जी सकते, उनको कोई सपोर्ट चाहिए। किसी दूसरे बड़े जीव में ही वो रहते हैं। तो सपोज कीजिए आप एक इंसान थे, 99 जानवर थे आपके इलाके में, प्रोपोर्शन बता रहा हूं। तो कीटाणु कितने में बढ़ते थे? एक इंसान और 99 जानवर, 99 एनिमल्स। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा होता था। आपने बंदूक उठाया और 99 में से 90 जानवरों को गोली मार दी। अब कीटाणु तो उतने ही हैं, कीटाणु तो कम नहीं हुए। कीटाणु कम हो जाएंगे तो लाइफ ही नहीं बचेगी। कीटाणु तो उतना ही है। अब उसको रहने के लिए कितने शरीर हैं? एक आपका शरीर है और 9 जानवरों का शरीर है। तो उतने ही कीटाणु आपके शरीर में भी आने की कोशिश करेंगे और 9 जानवर में भी घुसने की कोशिश करेंगे। तो इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि imbalance of microorganisms in your body is infection.
कोई ये कीटाणु ज्यादा बढ़ जाए तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं, और बढ़ जाए आपको शायद बुखार ना भी हो, मगर इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर तकलीफ तो हो ही जाएगी। तो आज के टाइम पे बहुत लोगों के शरीर में ऐसी तकलीफ है जिसका कुछ निदान पता ही नहीं है, और ये बीच बीच में होता रहता है। तो आपने कुछ काम किया, कोई दवाई खाई, आपको अच्छा महसूस हुआ, फिर थोड़े दिन बाद फिर से प्रॉब्लम। आपने कुंभक किया, कुंभक से अच्छा फील हुआ, थोड़े दिन के बाद फिर प्रॉब्लम। आप कहेंगे देखो ये कुंभक किया तो था मैंने, अच्छा भी लगा था, उसके बाद प्रॉब्लम फिर आ गई। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम तो आनी ही है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई उनसे भी निकलना पड़ेगा, अगले आने वाली प्रॉब्लम से भी निकलना पड़ेगा, उसके बाद भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन तो ये आ गई है कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास रहने की जगह, उनके घर कम हो गए हैं। 100 घर हुआ करते थे, 90 घर हमने तोड़ दिए, बेचारों के पास 10 ही घर बाकी हैं, सभी उन्हीं में घुसने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव बिकम इन्फेक्शन प्रोन। और कीटाणुओं को जितना भी हम केमिकल दवाइयों से मारेंगे वो उतने शक्तिशाली होते जाएंगे। तो एक कहानी सुनी है आपने, रक्त बीज? रक्त बीज की कहानी सुनी है? हमारे पूर्वज सब कहानी बता गए हैं, आप कहानी पढ़ना नहीं सीख रहे। उन कहानी को पढ़ो, आपको आज की दुनिया दिखाई दे जाएगी कि एक बूंद खून का जमीन पे गिरा और उससे 100 पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उनको आप मार नहीं सकते। ये कहानी है कीटाणुओं की, कि आपने बंदूक निकाला और मारना शुरू किया, वो और शक्तिशाली होते जाएंगे। केमिकल बॉम्ब से आप कीटाणुओं को नहीं मार सकते। ये 100 साल के बाद आंखें खुली है। किनकी? साइंटिस्टों की। अभी भी डॉक्टर्स की आंखें नहीं खुली। जो रिसर्च करते हैं इन्फेक्शन पे, उन साइंटिस्टों की आंखें खुली है 100 साल के बाद में कि यार गलती तो 100 साल पहले ही कर दी हमने। आपको मालूम है 40 साल 50 साल पहले डीडीटी का इस्तेमाल होता था कॉकरोचों को मारने के लिए। आज डीडीटी के ऊपर कॉकरोच डांस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। 15 साल, नेक्स्ट 15 ईयर्स, खतरे की घंटी है साइंटिस्ट की कम्युनिटी में। वो कह रहे हैं 15 साल बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इंफेक्शन सबसे बड़ी परेशानी होगी। यानी आप जो दवाई एंटीबायोटिक खा रहे हो कोई भी काम नहीं करेगा। दो चीजों को आप जोड़िए, मैंने क्या बताया। ये वी करने से ना ये बलून उड़ने लगे, मुझे अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं मिला। तो दो चीजें मैंने बताई, उसका जरा उन दोनों को जोड़िए। इन्फेक्शन के चांस हमने बढ़ा दिए, और जो दवाई है इन्फेक्शन को हैंडल करने की वो काम नहीं करने वाली अगले 10 से 15 साल में। तो शायद आपको ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है ये अभी अभी नहीं समझ में आ रहा। मगर जरा इनको दोनों को ज्वाइन करके देखो क्या होने वाला है। अभी आपने एक कोरोना का हिंट देखा है, वो तो हिंट है। अगर हम अभी भी ऐसे ही चलते रहे तो कोरोना तो कुछ भी नहीं था, कोरोना की इंटेंसिटी तो कुछ भी नहीं थी, 1% भी नहीं था। ऐसे इन्फेक्शन अभी आने वाले हैं।
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, इसको ध्यान से समझिए, सुनिए, अपने ऊपर भी यूज कीजिए, लोगों को भी अवेयर बनाएं, उनको भी समझाएं। देखिए आप लोग सब भारतीय है ना, इसी धरती पे पैदा हुए, है कि नहीं? सब भारतीय हैं ना? जितने भी भारतीय हैं, चाहे कोई पंथ संप्रदाय, कोई भी कुछ भी हो, वो सब मूलभूत रूप से समझदार हैं। क्या बोल रहा हूं? भारतीय सभी फंडामेंटल तरीके से समझदार हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो पढ़ लिख गए। प्रॉब्लम क्या है? पढ़ लिख गए तो उनकी समझदारी पे पर्दा आ गया। मगर पर्दा हटाना कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना? भाई गीदड़ के भेष में या उसकी छाल में शेर शेर ही होता है। उसको रियलाइज करने की जरूरत होती है कि मैं शेर हूं। तो आप लोग शेर हैं, मगर सोच कुछ और रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आप एजुकेटेड हो गए, पढ़ लिख गए। पढ़े लिखे लोग समझदार या इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते इंटेलिजेंट। बाकी तो छोड़िए, जितने भी लोगों ने इस दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, वो सभी पढ़ने लिखने से कम दूर थे। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छा था, तभी वो समझदार था। तो आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि आपके पूर्वज बहुत समझदार थे। तो आपको अपने को भी समझाना, अपने भी समझ को उठाना और दूसरे लोगों को भी समझाना, यही धर्म है। कीटाणु लाइफ को रूल करते हैं, राजा है वो। कीटाणुओं को केमिकल बॉम्ब से उड़ाना, मारना, ये गलत है। आपके शरीर में कीटाणुओं की सही जनसंख्या मिट्टी में कीटाणुओं की सही जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप जहां रहते हैं उस मिट्टी में कितने जीवाणु हैं, उसी हिसाब से आपके पेट में जीवाणु आएंगे। आप प्रोबायोटिक खा के थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, मगर हमेशा मिट्टी से जोड़ने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा जमीन के नजदीक जाएं। आप पांचवें छठे सातवें महले पे रहते होंगे, पहले दूसरे पे रहते होंगे, मगर दिन में या हफ्ते में 2-3 बार कम से कम थोड़ा टाइम निकालिए, नंगे पांव मिट्टी में चलिए, पार्क में चलिए, टहलना चाहिए। ये चप्पल पहनने की आदत बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये आपको बीमार कर देगी। डेवलपमेंट का मतलब बीमार होना नहीं होता है। थोड़ा अपने शरीर पे धूप लगने दीजिए, नहीं तो मिट्टी लगाओ। केमिकल जो है ना, वो शरीर पे लगाना बंद करिए, खास करके महिलाएं। आपकी खूबसूरती चरित्र से आती है, कॉस्मेटिक से नहीं आती है। केमिकल कॉस्मेटिक को चेंज कर लीजिए ना, कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक ढूंढिए या बनाइए। शादी में ही उपटन लगाया था, उसके बाद क्यों नहीं लगाया? वो भी तो नहाने का तरीका है। तो जमीन से जुड़ने की कोशिश करो। आप खुद में
बनाइए कुछ ऐसा जिससे कि फेस पैक, सब नेचुरल भोजन कोशिश करें, कम से कम मसाले तो ऑर्गेनिक ले लो, ज्यादा कुछ नहीं ले सकते तो पैकेट से दूर जाना पड़ेगा आपको, पैकेट से दूर जाना पड़ेगा, फ्रेश खाओ। बीमार हो तो 2 से ज्यादा बार भोजन नहीं करना, आइडियली एक बार भोजन करना। भूख लग रही है, लगने दो ना, थोड़ी तपस्या भी तो करनी चाहिए। आपके कर्म दोष जाएंगे ना। फ्री का तो कुछ भी नहीं लेना, फ्री का लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कुछ किसी ने दिया तो खूब उससे ज्यादा बढ़ के दे दो उसको। भाई बहुत बुजुर्ग हैं तो खूब आशीर्वाद, मन में भाव लाके आशीर्वाद दे दो। कर्म दोष, आपके बच्चे गरीब हो जाएंगे अगर फ्री में कोई चीज लोगे तो। अमेरिका के बच्चे गरीब होने वाले हैं ना, क्योंकि उनका माल खा गए ये पहले ही छाप छाप के नोट। डेट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब होता है आप अपने बच्चों का उधार लेके खर्च कर देते हो, बच्चों के पैसे उधार लेके खर्च कर देते हैं। डेट बेस्ड इकोनॉमी, जहां पे उधार लेके जीते हैं लोग, वो उधार किससे लेते हैं? अपने बच्चों से लेते हैं और उसको खर्च कर देते हैं। बच्चे बेचारे गरीब ही हो जाएंगे आगे चल के, वही होने वाला अमेरिका में। तो नहीं 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 नहीं, अभी सिस्टम चेंज हो रहा है, आप चिंता ना करें। आपको मला मालूम नहीं है 2014 में क्या हुआ। आपको जो दिख रहा है वो कुछ नहीं हुआ, पीछे जो बहुत कुछ है जो नहीं नहीं दिख रहा ना, वो है। आप चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। 2014 भारत के साधुओं ने लेके आए हैं, ये उनका डिसाइड, योगियों का, साधुओं का, संतों का डिसीजन है। नहीं तो देश तो अभी तक बर्बाद हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, अभी आपको शायद मालूम नहीं है, अभी पीछे क्या है वो मालूम नहीं है अभी। कोई बात नहीं, आप ये चीज देखते जाएंगे, जैसे जैसे बाहर आएगा आप देखते जाएंगे ये बदलाव जो है अभी। ये सभी साधु संत इकट्ठे हुए हैं तब जाके उन्होंने पुश करके बहुत कुछ काम किया है। नहीं तो हमारा देश नाम भर के लिए आजाद था, दूसरे देश ही रूल कर रहे थे। तो ये डेट बेस्ड इकोनॉमी एक्चुअली डी डॉलराइजेशन इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है। भारत ने ही दुनिया को ये पढ़ाया है, अभी मालूम नहीं है आपको। रशिया का यूक्रेन का जो वॉर है वो डी डॉलराइजेशन का एक प्रोसेस है। और पुतिन 6 घंटे क्या ट्रैवल करके 2 घंटे रुक के वापस भागा था ना, उसको यही समझाया गया था। हाँ, महाअवतार बाबा जी जैसे बहुत लोगों की कृपा है कि हम बच गए, अब तक तो हम बर्बाद हो चुके होते। तो प्रोबायोटिक कोई चीज है लेना चाहिए। कंजी, काले गाजर की कंजी, शलगम की कंजी अभी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। थोड़ा लें जिससे आपके गट का मतलब पेट के जो कीटाणु खत्म हो गए हैं वो थोड़ा रिप्लेनिश होंगे, थोड़ा आएंगे। मगर सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका, वो तो लेना, सपोर्ट में जो लेना चाहे ले, है ना। आसव जो होता है और अरिष्ट जो होता है ना, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। जमीन के साथ जोड़िए तभी वो टिकेगा आपके। और किसी चीज को रोकने का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और रोकने के प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, कुंभक। है ना, ये देखो बार बार मत पूछो नहीं तो फिर मेरा फ्लो भी बिगड़ जाएगा।
क्या है कि वी विल पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग हम आपके साथ में शेयर करेंगे, कैन वॉच इट अगेन. आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देन इफ आई कीप आंसरिंग एंड बिकम स्लो, तो फिर वो जो आता जाता है ना मेरे दिमाग में, वो ब्रेक हो जाता है ना. वो तो मैं आप लोगों को देखता हूं तब मुझे लगता है कि अच्छा ये बोलना है. मैं कोई स्क्रिप्ट पे थोड़ी बोलता हूँ, वो तो आपको देख के बोलता जाता हूँ. हाँ, हरित की सब क्लिनजिंग के लिए वो लेना चाहिए. 40 डेज में एक बारी 10 दिन के लिए छोड़ दो, फिर वापस शुरू कर लो. ऐसे आप लगातार कर सकते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग. तो कीटाणुओं को अपने शरीर में भी धारण करना है आपको. उसका एक और तरीका पता है क्या है? जैसे मैंने बताया, शरीर पे केमिकल का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल चीज का इस्तेमाल करें. कोई भी क्लेंजिंग एजेंट जो भी है वो नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट का. आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, खूब मिलेगा आपको, ढूंढने को मिलेगा कि क्या नेचुरल है क्या नहीं है, या कैसे बनाते हैं वो भी देखिए. शरीर पे कम से कम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कीजिए, ना के बराबर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कीजिए. आपको 6 साल 6 महीने से 1 साल के अंदर अपने शरीर में बहुत बड़ा फर्क नजर आ जाएगा. ठीक है ना. जमीन के साथ जुड़ने से आपके शरीर में कीटाणु जो हैं रुकेंगे, जो आपको मदद करेंगे. और भी एक चीज है कि जो आपके शरीर का मूलाधार है, जो शरीर है ना, ये अपने आप में ही मूलाधार है. जो नर्व, मसल्स और बोन्स है ना आपके शरीर की, ये ही मूलाधार है. आपको लगता है अच्छा नीचे की तरफ मूलाधार है, ग्रोइन रीजन में मूलाधार, नहीं 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 नहीं, ये शरीर ही मूलाधार है ना. शरीर के सटल एलिमेंट्स है, सटल एस्पेक्ट है. ये जो ग्रोस एस्पेक्ट है, दिस इज मूलाधार, जिसको आप फील कर सकते हैं, ठोस है, ये मूलाधार है. तो जमीन जो है, जो जमीन है वो मूलाधार है. तो आपका शरीर जमीन से जुड़ के स्ट्रेंथ गेन करता है, प्राण गेन करता है. हम हमेशा डायग्नोसिस देते हैं तो इसमें लिखते हैं प्राण, पृथ्वी, वात, कफ, ऐसा कुछ लिखते हैं. यानी प्राण और पृथ्वी दोनों को हम इकट्ठा करते हैं, और इस चीज की कमी है, हम ये बताने की कोशिश करते हैं. मगर ये चीज, प्राण तो हर एक ह्यूमन बीइंग का वीक हो गया है, प्राण का फैक्टर. तो जितना आप जमीन से जुड़ेंगे उतना बढ़िया होगा. दूसरा, शरीर पे मिट्टी लगाओ ना. आजकल तो रिफाइंड मिट्टी मिलते है, क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, ये सब लगाओ थोड़ा शरीर पे लगा के, 10-15 मिनट छोड़ के फिर नहा लीजिए. आपका शरीर सॉफ्ट हो जाए, एकदम से ऐसा लगेगा जैसे खुल गया. जितने केमिकल्स आपने लगाए वो भी वो मिट्टी खींच लेती है. ये मिट्टी ही तो मां है. ये मिट्टी ही तो मां है जिसने रूप चेंज किया और हमको एक शरीर दे दिया. एक और चीज है, आप जितना घिन करेंगे, एलर्जी, घिनावट आती है, घिन आता है, गंदगी है, नहीं नहीं घिन कर, आपके कीटाणु कम हो जाएंगे शरीर में, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी. तो हमारे देश में एक सूत्र दिया गया. क्या दिया गया? वसुधैव कुटुंबकम. कहते हैं कोई भी आपसे पराया नहीं है, एवरीबडी इज योर फैमिली. किसी से घिन मत करो. क्या बोला गया? वसुधैव कुटुंबकम. किसी ने देखा G20 का ये टैगलाइन था ना?
मंत्र आपको दिए गए हैं, आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं। जिन नहीं है, घिन है। घिन, घिन का मतलब होता है नॉट फीलिंग गुड विथ समथिंग। किसी को देख के घृणा आती है, घृणा आती है। किसी चीज को देख के घृणा नहीं आनी चाहिए। एवर्जन, हाँ। मूल मंत्र क्या है उसका? वसुधैव कुटुंबकम। सब आपकी फैमिली है, कुटुंब है, फैमिली है। घृणा मत करो। मगर इसमें केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं बोला गया, वसुधा बोला गया। वसुधैव, वसुधा। वसुधा मीन्स अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी ही आपका कुटुंब है, आपका हिस्सा है। तो किससे घृणा कर रहे हो? तो किसी जानवर से घृणा नहीं करना। कॉकरोच देख के भागते हैं ना, और एनिमल प्रेमी बनते हैं सब। नहीं, छिपकली देख। आपको मालूम है हमारे देश में हर देवी देवता के साथ में एक जानवर एसोसिएटेड है। हर देवी देवता के साथ में एक जानवर एसोसिएटेड है। क्या आपको मालूम है उसका टेस्ट भी होता है? If there is an aspect within you which is active, then it can be tested through it. If you go near a dog and the dog doesn't bark, अगर एक कुत्ते के सामने जाते, वो भी स्पेशली स्पेशली सबसे सेंसिटिव कुत्ता कौन होता है? जिसका कलर बिल्कुल, इंडियन डॉग विच इज ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक, बिल्कुल काला जो कुत्ता है, दैट डॉग इज वेरी सेंसिटिव. So if you go near the dog and the dog doesn't get disturbed, तब आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो गई है जिसे हम कह सकते हैं काल भैरव. भैरव के साथ में कौन है? डॉग है. कौन सा डॉग? ब्लैक डॉग. तो काल भैरव, आपको टाइम का सेंस होने लग जाएगा अगर, जिसमें कि आपको फ्यूचर का भी सेंस होने लग जाएगा. हाउ द फ्यूचर इज मोल्डिंग इट सेल्फ, देन यू विल सी दैट ब्लैक डॉग. इफ यू गो नियर दैट डॉग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ही विल बी सो इन ट्यून विद इट. आपके साथ ऐसा होगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे आप भी वही हो. देर इज नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी, देर इज सेम काइंड ऑफ एनर्जी. तो डिस्टर्ब नहीं होगा. If you go near a cobra and the cobra doesn't get disturbed, then what energy is getting activated in you? क्वेश्चन मार्क. आज का सवाल, ऐसा ही बोलते हैं ना. भारतीय कल्चर में आपको क्या बताया गया? कि आप पेड़ देखो तो प्रणाम करो, एक एनिमल देखो तो प्रणाम करो, एक टेंपल देखो या कोई भी ऐसी जगह देखो तो प्रणाम करो, एक इंसान देखो तो प्रणाम करो. घृणा किसी से भी नहीं करना. यह शिव तत्व. हम्म.
तो ऐसे आप हर एक देवी देवता के साथ में देखो क्या क्वालिटी, एंड दैट एनिमल दैट कैरीज दैट क्वालिटी। तो सारे जानवरों में ही देवी देवता हैं, आपके अंदर भी देवी देवता हैं, सभी ईश्वरीय तत्व भरा पड़ा है, सभी तो कुटुंब बन गए, सभी तो शिवांश ही हैं, सभी तो उसी के अंश हैं। इसीलिए कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। आपका मन शांत हो जाएगा। जब किसी से कोई लड़ाई नहीं है तो काहे की परेशानी, जब कोई एलर्जी ही नहीं है तो काहे की परेशानी। एलर्जी क्यों बढ़ रहा है? एलर्जी क्यों बढ़ रही है दुनिया में? क्योंकि हाइजीन के नाम पे आप घृणा करने लग गए। ऑन द नेम ऑफ हाइजीन यू हैव स्टार्टेड हेटिंग समथिंग। ना, दिस इज नॉट हाइजीन, दिस इज क्रिएटिंग एलर्जीज। So, when everything is your part somewhere, अगर कोई तकलीफ है तो आप उसके लिए सेंसिटिव होंगे, उसके लिए आपको करुणा होगा, घृणा नहीं होगा। तो अगर कोई इंसान किसी और तरीके का है, आपको सूट नहीं कर रहा, तो उसके लिए घृणा की जरूरत नहीं, करुणा की जरूरत है, करुणा की जरूरत है। अपने को बहुत ज्यादा बनाएंगे तो डिजीज किसको आएगा, दोष किसको आता है? मुझे ही तो आता है, मैं को ही तो दोष आता है। ग्रह शनि का प्रकोप चल रहा है, किसको चल रहा है? यो मैं को ही तो चल रहा है, वो पड़ोसी को तो नहीं चल रहा। तो एक मैं को ही तो ये दोष लगता है। वो मैं को आप अगर कम कर देंगे तो दोष कम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? श्योर शॉर्ट तरीका किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का, मगर वो मैं ही तो कम नहीं होता। आप अंगूठी पहनने को तैयार है, आप पूजा पाठ हवन कराने को तैयार है, मगर जिससे वो दोष कम होगा उसको कम करने को तैयार है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, दैट इज नॉट धर्म। तो फूड चेन सुना है ना आपने, मैं आपको पावर चेन बता रहा हूं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है? छोटे सेल्स, टिश्यूज, कोशिकाएं, उनके अंदर ही रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोशिकाओं, सेल्स को कंट्रोल, टिश्यूज को कंट्रोल कौन करता है? ऑर्गन कंट्रोल करता है। ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? ऑर्गेनिज्म, आप जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। आप कौन है? ऑर्गेनिज्म है। तो आप कंट्रोल करने की प्रैक्टिस शुरू करो, जिसको कुंभक कहते हैं। मगर कुंभक बहुत पावरफुल चीज होती है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा होता है। आप इसमें से एनर्जी भी बना सकते हो और एक पूरे देश को खत्म भी कर सकते हो। सो डू इट जेंटली एंड इट विल ग्रो अप, इट विल ग्रो अप विद इन यू। आपके अंदर ये बढ़ेगा, क्योंकि कुंभक जीवंत प्रोसेस, इट्स एन अलाइव थिंग। कुंभक इज अलाइव थिंग, जिंदा चीज है ये। तो अगर आप इसे खूब अच्छे से अपने अंदर रखेंगे तो इट विल ग्रो अप, क्योंकि एवरी डे यू आर गिविंग इट सम एनर्जी, थोड़ी ऊर्जा रोज दे रहे हैं, तो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि आप फ्री हो जाओगे एंड कुंभक विल डू थिंग्स फॉर यू, यू वोंट हैव टू डू एनीथिंग आफ्टर दैट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जब मुश्किल टाइम आया, ऐसे ही
क्या कहते हैं, गॉड और डिसिपल, एक भक्त, इसके बीच में एक संवाद हुआ, एक बातचीत हुई। तो भक्त ने बोला कि आप मुझे संभाल देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मुश्किल वक्त आए तो संभाल देना। कहा ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ में? तो ईश्वर कहते हैं कि मेरे पांव के निशान तुम्हारे साथ में होंगे। तो उसको पांव के निशान दिखते थे अपने साथ में, लेकिन जब बहुत मुश्किल टाइम आता था तो वो पांव के निशान नहीं दिखते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। फिर उसने शिकायत की कि जब मुश्किल समय आता है तब तो आप होते ही नहीं मेरे साथ में, तब तो मुझे एक ही पांव के निशान दिखते हैं, आपके तो दिखते नहीं है, मेरे ही दिखते हैं। तब वो कहते हैं, अरे पगले, वो मेरे हैं, तुझे तो मैं अपने गोद में उठा के चलता हूं। जब मुश्किल वक्त आता है तो मैं तुझे गोद में उठा लेता हूं। मगर उसके लिए उस जीवंत, इस पूरे ब्रह्मांड, जो कि जीवंत ब्रह्मांड है, उस पर उतना भरोसा होना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज में परेशान हो जाते हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे इस दुनिया में। ना अपना हार्ट चला रहे हैं, ना लिवर चला रहे हैं, ना किडनी चला रहे हैं, ना बारिश करवा रहे हैं, ना हवा चला रहे हैं, ना पृथ्वी को घुमा रहे हैं, ना सोलर सिस्टम का बैलेंस बनाया आपने, ना ब्रह्मांड को संभाला आपने। कुछ भी तो नहीं, अपने अंदर ना बाहर, कुछ भी नहीं कर रहे हो। कर रहे हैं क्या? आप कुछ भी कर रहे हैं इस जीवन को बना के रखने के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। मगर देखिए कितने, कितना एक इंसान जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं उसका नामो निशान भी नहीं दिखता, कितना भरा हुआ है वो मैं से, कितना भरा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, ये सही है, वो गलत है, ये होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। क्योंकि हमारा देश ज्ञानियों से भरा पड़ा है। एक चाय बनाने वाला भी ना सरकार चलाने की हिदायतें देता है, सजेशन देता है, उसको चाय बेशक से बनानी ना आती हो। क्या करें, मोमेंटम, वो पूर्वज हमारे इतने ज्ञानी थे, कुछ तो असर होगा, है ना? तो कुछ तो असर होगा ही ना। बाप का असर कुछ तो होगा, बाप पर पूत कुछ तो असर होगा ही होगा। खैर वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अपने को थोड़ा कम करेंगे ना तो आराम मिल जाता है। तो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए ये देख लो। थोड़ा ईगो कम करेंगे ना, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे ना, थोड़ा खुशी मनाएंगे। हमेशा लॉजिक इस्तेमाल मत करना। बच्चों को ज्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करना, बच्चों से सीखने की कोशिश करो, बच्चों से सीखने की कोशिश करो। ठीक है? तो लॉजिक का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। जब आप कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रहे, तो जो आप बाहर कंट्रोल कर भी नहीं सकते ना। क्या बारिश करवा सकते हैं? नहीं कर सकते आप। तो उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश ना करें। मगर जो कंट्रोल कर सकते हैं, 100% कंट्रोल करने की कोशिश करें। वो है आप खुद। आपके कंट्रोल में कौन होना चाहिए? आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो गुलाम हो जाएंगे ना।
आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। आपके कंट्रोल में कौन होना चाहिए? आपका शरीर, आपके एक्शन, आपके कर्म आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपके इमोशन आपके कंट्रोल में होने चाहिए। क्या अभी सभी स्माइल कर सकते हैं? देखो कंट्रोल में है कि नहीं इमोशन? मगर जब दिमाग में कुछ खिचड़ी चल रही हो तब नहीं, याद नहीं आता कि स्माइल कर लेते हैं, चलो छोड़ो। तो आपके शरीर में आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो करना चाहिए। हाँ, डाइजेशन खुद हो रहा है, मगर आप करवा भी सकते हैं क्योंकि आपके शरीर के अंदर का हिसाब है। अभी नहीं हो रहा, मगर कुंभक करेंगे तो पता चलेगा कि यू कैन करेक्ट योर डाइजेशन। अगर खराब हो गया, ये जरूर करना चाहिए। तो ये शरीर ही आपकी जागीर है, ये शरीर ही आपका, आपकी जायदाद है, ये शरीर ही है जिस पे आपका हक चलना चाहिए, ये शरीर ही है जिस पे आपका कंट्रोल चलना चाहिए। मगर उसके लिए आपको वो शक्ति लानी पड़ेगी, वो कंट्रोल के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, कुंभक करना जरूरी है, मगर जोर जबरदस्ती करके नहीं, आराम से करें। तो कुंभक करेंगे तो आप किसको कंट्रोल करेंगे? आपके फंक्शन, शरीर के अंदर के फंक्शन को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। उसकी वजह से ऑर्गन कंट्रोल में आएंगे, उसकी वजह से टिश्यू का रीजनरेशन, डिटॉक्स, डाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। उसकी वजह से कीटाणु को मौका मिलेगा वो सब काम करने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए। तो उसकी वजह से आपके शरीर में कीटाणुओं की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये पावर चेन बताया मैंने आपको, जहां पे आप एक्चुअल में अपने शरीर के अंदर बड़े से लेके छोटी चीजों के ऊपर अधिकार जता सकते हो। कुंभक वो तरीका है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो करेंगे तो बाकी सब चीजें स्टेप बाय स्टेप वो अपने हेल्थ में आएंगी, और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। भोजन के बारे में बताया मैंने आपको कि कोई अगर तकलीफ शरीर में है तो 2 बार से ज्यादा भोजन ना करें। थोड़ी अगर अपने शरीर को कंट्रोल में लाना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना है, तो तपस यानी थोड़ा झेलना सीखना पड़ता है, थोड़ा झेलना सीखना पड़ता है। विपरीत करनी मैंने बताया, या फिर इसको तपस भी कहते हैं, जहां आपकी आप अपनी एक पैटर्न को तोड़िए और एक नया पैटर्न स्टैब्लिश कीजिए, स्थापित करें। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा बाहर कॉफ़ी शॉप में बैठ जाओ, थोड़ी गप्पे मारो, कभी किसी कुटुंब के यहाँ चले जाएं, आजकल तो जाना आना ही कम होता है लोगों का, कभी किसी फ्रेंड को बुला लें अपने घर पे, किसी दूसरी जगह घूमने चले जाएं, कभी कहीं रात में जाके स्टे करें। पहले तो बहुत होता था, आजकल होता नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों को मोबाइल और टीवी से ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका पैटर्न ब्रेक होता है। भोजन कभी बदलेंगे तो उससे पैटर्न ब्रेक होता, बीच बीच में ये करने की जरूरत है। इसी को विपरीत करनी कहते हैं, है ना। अपने शरीर को जैसे डिटॉक्स के लिए प्रोसेस दिया, तो वो सब भी, जैसे हरित की किसी के ऊपर काम नहीं कर रही तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, है ना। वैद्य का परामर्श कभी कभी ले लें। पंचकर्मा बहुत अच्छा होता है। पंचकर्मा जो कि आपके शरीर में हेल्थ फैक्टर्स को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे किसी का पेट साफ नहीं होता तो एनिमा करवा लें जाके, मेडिकेटेड एनिमा होता है ना। लेपन होता है, स्वेदन होता है। पंचकर्मा इस तरीके की चीजें होती है, उससे आपको हेल्थ मिलेगा। शिरोधारा करके होता है, सिर पे तेल की धार गिराते हैं मेडिकेटेड ऑयल की, है ना। मसाज वगैरह वगैरह पंचकर्मा में आता है, तो वो करवा सकते हैं। आयुर्वेदिक सजेशन कभी कभी लेने, क्योंकि इन्फेक्शन अभी देखेंगे कि होता है बीच में, तो घबराने की जरूरत नहीं। बीच में सडनली कुछ क्रैश हो गया, आजकल तो हम सब कुछ ठीक चल रहा हो पर भी ये दिमाग लगा के ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, है कि नहीं है। फालतू फंड में किसी, मतलब मन में दोष लेके आ गए,
है ना, टीवी में कुछ देखा, नहीं इसने ऐसा बोल दिया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। अरे बाबा, आप अपने आप को पहले ठीक रखो। उसके बाद अगर अभी किसी ने बोला था मुझे कि देखो ये ना, ये जो टीम है ना इकोनॉमी की, और ये बाकी सब सोसाइटी की, ये टीमें ठीक नहीं हैं, ये गलत काम कर रही हैं। मैंने कहा आप ही चले जाओ। घर में किसी के प्रति घृणा निकालने से बढ़िया क्या है, आप वो काम करना शुरू कर दें। आपको अच्छे से आता था। हम्म। है ना, जो जहां पे बैठा, नहीं नहीं वो बैठा, वो पावर पोजीशन में बैठा, वो अच्छा काम नहीं, तो आप चले जाओ जी। है ना। तो वो सब अपने दिमाग में लाने की बजाय, थोड़ा टाइम है, हमें नहीं मालूम कल कौन उठेगा कि नहीं उठेगा। लाइफ का किसी को पता नहीं, आप कितना भी कुछ कर लो। देख लीजिए, थोड़ा सही तरीके से भी सोचना चाहिए। लोग बोलते हैं भोजन से हमें ताकत मिलती है, बोलते हैं ना, आप भी यही जानते हो। है ना। 50 साल भोजन किया, सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए था, उड़ने लग जाना चाहिए था, इतनी ताकत मिल जानी चाहिए थी कि नहीं मिल जानी चाहिए। 40 साल, 50 साल, 60 साल भोजन किया आपने, फूड खाया कि नहीं खाया, तो इतनी एनर्जी मिल जानी चाहिए थी कि सीधा उड़ के चले जाते आप आसमान में। ताकत बढ़ी या कम हो गई? बताइए, 50-60 साल में आपकी ताकत कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई ना। कम हो गई। तो भोजन खाने से ताकत कम होती है ना, बढ़ती तो नहीं। इतना भी दिमाग नहीं लगाते। और यूट्यूब में आके बता रहे हैं ये खाओगे तो ये बन जाओगे, वो खाओगे तो वो बन जाओगे। अरे बाबा, आपने कितना ही मुर्गे खाए, मुर्गा बने क्या? नहीं बने मुर्गा। क्योंकि ऐसे काम ही नहीं करता ये। घिया खा के घिया नहीं बने आप। तो क्या बने? जो आपका कर्म था वही बने। तो असली साइंस छोड़ दिया, नकली साइंस को लेके आ गए, सारी बीमारियां बढ़ी जा रही हैं। दुनिया भर के डाइटिशियन बैठे, और कितने बढ़ गए डाइटिशियन 10 साल के अंदर। लोग बीमारी हुए जा रहे हैं। और कैन वी सर्वाइव विदाउट फूड? सी, we can survive without food. Yes, we can survive without food, because food contributes 10 to 20% of our total need of survival. फूड जो है ना, 10 से 12%, 10 से 20% मैक्सिमम, उतना ही देता है हमको। Yes, you can survive, but then you will have to learn the method, और लर्न करने से तो कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू इम्बाइब, जिसे हम कहते हैं सिद्ध होना पड़ेगा उस तरीके में, वेर यू जस्ट सकिंग प्राण फ्रॉम नियर बाय एनवायरमेंट। अगर आसपास की प्रकृति में से आप प्राण खींच सकें, तो आपको भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसमें सिद्ध होना पड़ेगा। एट प्रेजेंट ऑल्सो यू आर डूइंग, आप अभी भी आप कर रहे हो। याद है आपको, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो ज्यादा थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। कई लोगों को अनुभव होता है इस बात का। यानी उनके प्राण किसी ने तो खींच लिए, किसी ने तो खींचा ना। जो बहुत ग्रीडी लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा डरे हुए या ग्रीडी, वो जाने अनजाने सामने वाले के अंदर से बहुत एनर्जी खींचते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका भला होता है कुछ इससे, बिकॉज आप केवल कोई चीज लेना चाहो, ये बिना देखे कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो आपको नुकसान होगा ना। तो आप भी कर रहे हैं ऐसा। आप भी किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, नेचर में, प्रकृति में, पहाड़ों पे जाते हैं, और सडनली आपको लगता है अरे कितने एनर्जेटिक हो गए।
आपने भी खींच लिया। प्रकृति को तो सभी चूस ही रहे हैं, चाहे खा के चूस रहे हैं, चाहे वैसे चूस। और ये बेचारी ऐसी माँ है जो कि देते जाती है, देते जाती है, देते जाती है। मगर खींचने से आपको का पोषण नहीं होता, क्योंकि आप ना भी खींचोगे तो प्रकृति आपको दे ही रही है। इसीलिए हमारे देश में यह बताया गया कि जब आप देते हैं ना तो आपका पोषण होता, तो आपका एक्चुअल पोषण होता। आप सभी ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, करते हैं इस बार। अपने बच्चे का केयर करने में, उसको खिलाने में, उसके लिए कुछ करने में आपको कितनी खुशी होती है। आप अपने लिए उतना नहीं करने की इच्छा रखेंगे जितना कि अपने बच्चों के लिए करने की इच्छा रखेंगे। क्यों? बिकॉज यू नो, यू फील सो गुड। आपको इतना अच्छा लगता है, ये आप जानते ही हैं। मगर उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि बस मेरे बच्चे तक ही लिमिटेड है साहब, कोई और आया तो फिर नथिंग टू डू। वसुधैव कुटुंबकम। फॉर्मूला वही है, फिर दान परंपरा है कि आप कितना भी कुछ लें अपने लिए, मगर उसका एक हिस्सा जो है वो आप दें, किसी को दें, जो जरूरत है उसको दें। उसको दें जिसको देके आपको खूब संतुष्टि हो, आपको खूब अच्छा लगे, ऐसी जगह पे दें। ऐसा नहीं कि आप केवल जरूरतमंदों को ही दो। आजकल जरूरतमंद कोई भी नहीं है। आपको लगता है रोड पे जो वो मांग रहे हैं उनको वो भूखे पेट हैं? अरे भोजन दोगे तो वो लेंगे नहीं, कहेंगे पैसा दे दो हमको। ठीक है ना, भूखा तो आजकल कोई मरता ही नहीं है। सबको फ्री राशन मिलता है कि नहीं? फ्री राशन मिलता है सबको, पूरे देश को मिल रहा है। आप सोच रहे हैं आप नहीं ले रहे तो क्या हुआ? शायद आपका राशन कार्ड ही नहीं है, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस देश में उनको अनाज दिया जा रहा है। ये भूख को खत्म करना एक प्राइमरी चीज है। मगर देखिए, आप हमेशा ऐसी चीज या ऐसा काम करें जिससे आपको संतुष्टि मिले, खूब अच्छा लगे। दान का मतलब यही होता है जिससे आपका तर्पण हो जाता है, तृप्ति हो जाती। दान का मतलब ये नहीं कि देखो मैंने तो इतने पैसे दान दिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। दान का मतलब लेखा जोखा नहीं होता। दान का मतलब तृप्ति के साथ में, संतुष्टि के साथ में एसोसिएटेड है। वही संतुष्टि आपके कर्म बंधनों को मुक्त करती है, ठीक करती है। कभी भी द्वेष ना पालें किसी के साथ में। अगर मनमुटाव है तो उसके जगह पे जाएं, उसके पास में जाके मनमुटाव को सेटल कर दो। नहीं तो ऋणान बंध बनता है। लैला मजनू अगले जन्म में दुश्मन बन के आते हैं। यही ऋणान बंध है। आपको लगेगा मेरी तो दुश्मनी इसके साथ में, अरे आपकी कोई बहुत करीबी उसके साथ में हुआ करती थी कभी। तो यही जीवन का गेम है, नजदीक लाना और दूर जाना। ये फ्लक्चुएशन ही टाइम कहलाता है। और टाइम के साथ आप जीवन को अलग अलग आयामों में अनुभव करते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो ये चलता ही जाएगा। आपका समय खत्म ही नहीं होगा, शरीर खत्म हो जाएगा, समय नहीं खत्म होगा। तो हमारे देश में इसीलिए कहते हैं मुक्ति, मोक्ष।
क्योंकि आप अनुभव कुछ अलग करेंगे ही नहीं किसी भी समय काल में, वही अनुभव बार 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 अलग तरीके से। दुश्मनी और दोस्ती कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये भाव की इंटेंसिटी ही तो है। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, और ये पेंडुलम चलता जाएगा। और परेशानी भी हो, परेशान होते जाए, एक ही काम को कर करके देखिए, बार बार परेशान हो जाएंगे। लेकिन जीवन में कई चीजों को भूल जाते हैं तो इसे लगता है कि नहीं नहीं, अगर याद आ जाए तो बहुत परेशान हो जाएंगे। परेशान हो जाएंगे तब एक ही चीज आपकी लाइफ में जगेगी, वो जगेगी मुक्ति की इच्छा। तब आपके जीवन में आध्यात्म की उत्पत्ति होगी। 3 तरीके के दर्द, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। ये शरीर जब तक है तो इस शरीर के अलग अलग अनुभव आपको अलग अलग तरीके से पेन और प्लेजर दिलवाते हैं। ये दोनों ही अलग अलग नहीं है। जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वातावरण में बहुत सारे फोर्सेस, फैक्टर्स प्ले में हैं, उन्हीं को देव, देवता कहते हैं। वो दैवीय सिद्धांत है। आप ग्रेविटी के अंदर ही जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से अनाज उत्पन्न होता है, आप खाते हैं। कोई एक शक्ति है जिसकी वजह से अग्नि, बारिश, मौसम, ये सब उत्पन्न होता, आप अनुभव करते हैं। ये दैवीय सिद्धांत है। ये बार बार एक ही चीज को अनुभव करते हो। हर बार ठंड के बाद दोबारा ठंड आ जाती है, मगर पिछले ठंड का मौसम याद नहीं रहता। एक ही चीज बार 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 हो रही है। यही समय का चक्र को हम संसार कहते हैं। संसार का मतलब पहिया, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है। जब इसका अंदाजा या अंदेशा आपको आपको क्लियर दिखती है चीजें, तब आपके जीवन में इससे निकलने की इच्छा प्राप्त होती है। नहीं तो वो आध्यात्मिक दर्द रह जाता है आपके जीवन में। आध्यात्मिक शूल कहते हैं, जिसकी ज्यादातर टाइम पे जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तब जाके वो दर्द आपकी लाइफ में आता है। कई लोगों को पूर्व जन्म के कर्म के वजह से बहुत जल्दी अपने जीवन में वो दर्द, आध्यात्मिक दर्द आता है और उसकी तरफ में वो जाते हैं। तो ये 3 तरीके के शूल हैं, और तीनों तरीके के दर्द से निवारण का एक ही तरीका है, अपने को स्थिर कर लीजिए। अपने को स्थिर कर लीजिए और संतुष्टि ले आइए जीवन में, आपके दर्द कम हो जाएंगे। 80% ऑफ पेन इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। आपके शरीर में भी जो दर्द होता है ना, वो कहीं दिमाग में रुकावट है जिसकी वजह से आता है। तो इफ यू जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ विद इन, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसी स्थिति में आ जाएं, स्थिर हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, तृप्त हो जाएं, तो आपके दर्द खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे रोकेंगे। आप लोगों का जीवन खूब हेल्दी हो। कोई पर्पस रखिए अपने जीवन में, इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें, सेवा करें, साधना बिल्कुल ना छोड़ें। कुंभक की साधना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, तो अपने आप को मेरे साथ में कनेक्ट कीजिए, वो तकलीफ मैं ले लूंगा, वो मुझे दे दें, और आप एक सुंदर जीवन जिए, एक पूर्ण जीवन जिए। ऐसी मेरी शुभकामना है, और स्वामी राज विभू की गद्दी से आप लोगों को खूब सारा आशीर्वाद।